हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कवक जगत के बारे में। इससे पहले हम लोग 5 जगत वर्गीकरण के अंदर 2 जगत पढ़ चुके हैं, एक मोनेरा जगत और दूसरा प्रोटिस्टा जगत। तो आज 5 जगत वर्गीकरण में हमें तीसरा जगत पढ़ना है, जो कि है कवक जगत। तो इस चैप्टर में जो है या फिर इस टॉपिक के अंदर हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का अप्रोच क्या रहना है बच्चों, तो हम कुछ बिंदुओं को आधार मानकर किसी भी जीवधारी का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ बिंदु रहने हैं जिसके आधार पर हमें पूरे कवक जगत के बारे में पढ़ना है। जैसे कि वो जो कवक है वो किस जगह पे पाए जाते हैं, यानी उनका वास स्थान या हैबिटेट क्या है, यानी वे कहाँ पर पाए जा रहे हैं, जल में मिल रहे हैं, वायु में मिल रहे हैं, स्थल पे मिल रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उनका जो शरीर है वो किस तरह से बना हुआ है, उनकी शारीरिक संरचना क्या है। तीसरा फिर हम देखेंगे पोषण की विधि क्या है उनमें, कि वे स्वपोषी है या परपोषी है, और अगर परपोषी है तो परपोषी में भी कौन से वाले परपोषी है भाई, क्योंकि परपोषी में भी 3 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। उसके बाद में हम अगला पॉइंट देखेंगे जनन का प्रकार, कि कवक के अंदर किस प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन है, कायिक जनन है या फिर लैंगिक जनन है, और अगर ये जनन मिल भी रहे हैं तो इनमें भी और कौन कौन प्रकार का इसके अंदर जनन पाया जा सकता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोग इनके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम देखेंगे कि जो कवक है वो मनुष्य के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है। ठीक, और इसके अलावा हर एक जहाँ पर क्लास आएगी कवक की 4 हम लोग क्लास या वर्ग पढ़ेंगे, तो हर एक क्लास के अंदर उनके एग्जाम्पल्स। तो कुछ मेरे पास ट्रिक्स भी हैं, तो उसकी हेल्प से मैं आपको एग्जाम्पल्स को लर्न करा दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरे साथ लेक्चर से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इनके वास स्थान के बारे में। तो देखिए बच्चों, जो जगत कवक होता है इसके अंदर जो जीवधारी आते हैं वो लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं। वो आपको वायु में, मृदा में, या फिर जल के अंदर, या फिर जंतु के ऊपर, पादप के ऊपर, हर जगह मिल सकते हैं। जैसे कि आपने कभी नोटिस करा हो कि जो रोटी होती है अगर हम उसको काफ़ी टाइम तक 1 या 2 दिन तक ऐसे खुले छोड़ देते हैं तो उस रोटी के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी एक फफूंद सी जम जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो वो भी एक कवक ही है। या इसके अलावा आपने देखा हो कि जब बरसात पड़ती है तो जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं उन पर एक वाइट से कलर की संरचना आ जाती है, जिसको हम लोग सांप की छतरी बोलते थे, पर हालांकि इसमें सांप नहीं होता है, उसको मशरूम बोला जाता है, और उसी मशरूम को हम लोग खाते भी हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी कवक के उदाहरण हैं। इसके अलावा कवक जो होता है जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम लोग खमीर बोलते हैं, तो उसका यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में। किसी ब्रेड को अगर आपको फुलाना है तो उसमें डाल दिया जाता है खमीर, या फिर कुछ केक वगैरह बनाने में या वाइन बनाने में, शराब बनाने में यूज़ किया जाता है उनको। तो ये सब कवक ही है। कवक ऐसे नहीं कि अभी नए हैं, ये कवक काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं और इनका यूज़ भी मानव काफ़ी टाइम से करता हुआ रहा है। तो एनसीईआरटी के अंदर आपका इसमें लिखा हुआ है कि जो इनका वास स्थान है वो हर जगह है, यानी कवक जो है वो सर्वव्यापी जीवधारी है, कॉस्मोपॉलिटन। अब सर्वव्यापी का यहाँ पर मीनिंग है कि ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ये मिट्टी के अंदर मिल सकते हैं, मृदा में। इसके अलावा ये जल में मिल सकते हैं, मतलब ये एक्वेटिक हो सकते हैं। इसके अलावा ये कहाँ मिल सकते हैं, वायु में मिल सकते हैं, वायु में मिल सकते हैं, या फिर ये पादप और जंतु के ऊपर पाए जा सकते हैं, परजीवी के रूप में, पादप व जंतु पर। तो ये क्या हो गया इनका, ये वास स्थान हो गया इनका बच्चों। ठीक है, तो वास स्थान में क्या है, ये सर्वव्यापी है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या था दूसरा पॉइंट, इनके शारीरिक संरचना या शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो इसमें मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, तो पूरा ध्यान लगा के यहाँ पे समझिएगा इसको। शारीरिक संगठन यानी इनका जो शरीर है वो किस प्रकार का बना हुआ है। देखिए बच्चों, जो कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो अगुणित होता है, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, जो इनका मेन प्लांट होता है या जो इनकी मेन बॉडी होती है। तो इनको हम लोग अगुणित या फिर हैप्लॉइड बोलते हैं। तो जितने भी कवक होते हैं उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है बच्चों, अगुणित होता है। अगुणित यानी कि हैप्लॉइड है, उनमें गुणसूत्र की संख्या कैसी पाई जाएगी, n पाई जाएगी। ये कवक कैसे हो सकते हैं, ये कवक एक कोशिकीय के हो सकते हैं, जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना हो। और एक कोशिकीय कवक जो है उसके ज़्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं ईस्ट या खमीर, और इसका वैज्ञानिक नाम है सैकेरोमाइसीज।
सैकेरोमाइसीज। इसको बेकरी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है। तो एकमात्र एक कोशिकीय कवक का नाम से नाम पूछा जा सकता है, तो वो क्या होता है, ईस्ट होता है। इसके अलावा ज़्यादातर इस ईस्ट को छोड़कर जो सभी कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, वे बहुकोशिकीय होते हैं। वे सभी कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, यानी उनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होगा। उनका शरीर तंतुवत होगा, एक लंबी सी डंडी समान संरचना पाई जाएगी, फिलामेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको कवक जाल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने की ज़रा कोशिश करता हूँ। हाँ, एक बात और, जो ये जीवधारी होते हैं ये सभी कैसे होते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक होते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में सिर्फ मोनेरा जगत है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों जो जगत है वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो इनका शरीर देखिए जरा कैसे बना होता है। इनके शरीर में इस तरह के बहुत सारे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह से बहुत सारे धागेनुमा संरचना होती है, ये ऐसे धागे यहाँ पर लगे रहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक धागे को या एक तंतु को मैं क्या नाम दूंगा, एक तंतु को मैं बोलूँगा बच्चों कवक तंतु। इनके शरीर में बहुत सारे फिलामेंट पाए जा रहे हैं, बहुत सारे धागे मिल रहे हैं। एक धागे को क्या बोलना है, कवक तंतु या हाइफी, कवक तंतु या हाइफी। और सारों को मिला के मैं क्या बोलूँगा बच्चों, ये जो पूरा जाल पाया जा रहा है इसको मैं बोलूँगा कवक जाल। इसको क्या बोलना है, कवक जाल या माइसीलियम बोलना है इसको, कवक जाल या माइसीलियम। तो फिर से सुनिए ज़रा, जो कवक होते हैं ईस्ट को छोड़कर सभी कवक का जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। एक धागे को क्या बोलते हैं, कवक तंतु या हाइफी बोलते हैं। और जब मैं बहुत सारे धागे एक जगह पे मिला दूंगा तो उनको मिलाकर कवक जाल या माइसीलियम बन जाता है। अब ये जो कवक तंतु है या माइसीलियम है ये 2 प्रकार का हो सकता है। इनका जो हाइफी होता है बच्चों वो 2 प्रकार का हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, 2 प्रकार के मैं यहाँ पे हाइफी बना रहा हूँ या कवक तंतु। तो इनके अंदर इनके केंद्रक पाए जा रहे हैं। ये इनमें क्या मिल रहे हैं बच्चों, बहुत सारे केंद्रक, और यहाँ पर भी बहुत सारे केंद्रक पाए जा रहे हैं। तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या हुआ, अंतर ये है कि इसमें जो केंद्रक हैं 2 केंद्रक, उनके बीच में कोई पट्टी या कोई सेप्टा नहीं पाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में ये पट्टीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको सेप्टा बोलते हैं, जो कि इन केंद्रकों को एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पर इस पट्टी को मैं क्या बोलूँगा, या फिर इसको कवक तंतु को क्या नाम दिया जाएगा, इसको बोलते हैं पटविहीन, ये कहलाएगा पटविहीन कवक तंतु, पटविहीन कवक तंतु। या मैं इसको ऐसे लिखूँगा बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय। और बहुकेंद्रकीय को इंग्लिश में बोलते हैं सीनोसिटिक, सीनोसिटिक माइसीलियम। और सीनोसिटिक माइसीलियम केवल एक वर्ग के अंदर पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, क्या नाम है उसका, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर बहुकेंद्रकीय कवक तंतु पाया जाता है, जिसमें बीच में कोई सेप्टा या पट नहीं पाए जाते हैं। जबकि बाकी 3 जो क्लासेस बचती है, वर्ग बचती हैं, उनमें बीच में सेप्टा पाए जाते हैं। तो वो क्लास कौन कौन सी है, एक तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सिर्फ एक वर्ग के अंदर पट नहीं पाया जा रहा, बाकी सभी में पाया जाएगा। तो इस वाले माइसीलियम को मैं क्या बोलूँगा, ये कैसा है बच्चों, पट युक्त है ये, यानी ये सेप्टेट माइसीलियम है, पट युक्त है, सेप्टेट माइसीलियम यानी कि कवक तंतु है ये। और ये शाखित भी हो सकता है, इसमें हो सकता है ऐसे बहुत सारी यहाँ पे ब्रांच निकली हुई हो और उनमें भी इसी तरह की संरचनाएं पाई जा रही हो, कवक यहाँ पे केंद्रक हो और बीच में इसमें क्या मिल रहा हो, सेप्टा मिल रहा हो। तो ये किस किस के अंदर पाया जा सकता है, ये मिल सकता है 3 वर्ग में। कौन कौन से है वे, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज, और किस में मिल सकता है ये, बेसिडियोमाइसिटीज में मिल सकता है, बेसिडियोमाइसिटीज
माइसिटीज, और तीसरा है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, तो ये हो गया इनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके और ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं। तो इनकी और ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें कवक तंतु पाया जाता है, और बहुत सारे कवक तंतु मिलके क्या बनाते हैं, कवक जाल या माइसीलियम बनाते हैं। अब ये जो कवक जाल या माइसीलियम होता है बच्चों, इसके ऊपर एक शाखा लग जाती है। इसके ऊपर क्या लग जाएगी, एक शाखा लग जाएगी। तो मान लीजिए ये कोई शाखा लग गई इसके ऊपर, ये इसके ऊपर मैंने एक शाखा बना दी है। तो इसको हमने क्या बोल रहे हैं, ये जो है यहाँ पे, इनको तो हम लोग बोलेंगे माइसीलियम। ये क्या कहलाएगा, माइसीलियम या कवक जाल। और जो इसके ऊपर ये संरचना लगी हुई है, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी। इसके अगर गुणिता की बात करते हैं वो, तो इनका जो माइसीलियम होता है बच्चों, वो कैसा होता है, अगुणित। यहाँ भी अगुणित। अगुणित माइसीलियम पे जो फलनकाय लग रहा है वो भी क्या होगा, अगुणित होगा। अब ये जो फलनकाय होता है बच्चों, ये जो फलनकाय है, इसके ऊपर एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना बन जाती है, जो किसी किसी कवक में मिल भी सकती है और किसी में नहीं भी मिल सकती है। तो ये क्या है, ये हो गई फ्रूटिंग बॉडी, और इसके ऊपर क्या लग जाता है, इस तरह से एक धानी बन जाती है, इस तरह से एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी बोलते हैं। स्पोरेंजिया, बीजाणु को धारण करने वाली संरचना। ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, यानी फलनकाय है इसका, फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय। और ये क्या है, ये है माइसीलियम या कवक जाल, माइसीलियम या कवक जाल। अब ये जो बीजाणुधानी है, इसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये बीजाणु बनते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये जो अंदर लगे हुए हैं, ये क्या है, ये बीजाणु है बच्चों। तो यहाँ पर अगर इन सभी की गुणिता की बात करी जाए, तो यहाँ पर सभी के सभी कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, यानी कि अगुणित होंगे। कवक जाल हुआ, कवक तंतु हुआ, फलनकाय हुआ, बीजाणु हुआ। ठीक, और ये जो बीजाणु होते हैं, फिर बाद में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये बीजाणु यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद ये बीजाणु फिर से वृद्धि करके माइसीलियम या नया कवक तंतु बना देते हैं। तो ये इनकी शारीरिक संरचनाएं हो गई। तो शारीरिक संरचना में आपने क्या पढ़ा कि जो कवक होते हैं, ईस्ट को छोड़कर वे सभी तंतुवत होते हैं। उनमें एक तंतु पाया जाता है, जिस तंतु को बोलते हैं कवक तंतु या फिर हाइफी। हाइफी दो प्रकार के हो सकते हैं, उनमें बीच में सेप्टा मिल भी सकता है, तो उसको सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। सेप्टा नहीं है तो उनको एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। इसके अलावा जो कवक तंतु होता है, वो बहुत सारे कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं, जिसको माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम जो होता है ज़्यादातर हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड माइसीलियम पर जो यहाँ पर ये डंडीनुमा संरचना है, इसको फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ये भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। इसके ऊपर कुछ बीजाणु लगते हैं, वे बीजाणु इस बीजाणुधानी के अंदर ज़्यादातर बंद रहते हैं, तो इसको बीजाणुधानी बोलते हैं। ये भी क्या है, हैप्लॉइड या अगुणित। और अंदर जो बीजाणु बन रहे हैं, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं। फिर बाद में यहाँ से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, और हर एक बीजाणु वृद्धि करके नया माइसीलियम या नया जीवधारी बना देता है। तो ये इनकी शारीरिक संरचना हो गई है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कवक के अंदर पोषण का प्रकार। तो कवक जितने भी होते हैं, ये हमेशा परपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन कभी भी खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे जीवधारियों से ये प्राप्त करते हैं। ये ऐसा बोल लीजिए, दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन कार्बनिक रूप में प्राप्त करते हैं, और बाद में उस कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो दुनिया में जितने भी कवक हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। उनकी कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। और एक बात आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि जो कवक होते हैं, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर हल्की सी नमी हो और थोड़ा बहुत गर्म वातावरण हो, हल्का सा गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन मेंशन है कि क्या कारण है कि जब हम फूड को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है,
लेकिन जब वो फ्रिज से बाहर रहता है तो उस पर बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो होते हैं इन्फेक्शन कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, भाई फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ कम टेम्परेचर में जीवाणु या जो दूसरे कवक होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं या मर जाते हैं, जिससे फूड ख़राब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इनकी कोशिका भित्ति आपको ध्यान रखनी है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो चलिए पोषण के बारे में बताता हूँ। पोषण 3 प्रकार का है इनमें, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतोपजीवी ऐसे कवक है जो किसी सड़ी हुई या फिर मरी हुई डेड चीज़ से अपना भोजन लेते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ रासायनिक एंजाइम्स को, कुछ के एंजाइम्स को स्त्रावित करते हैं और वे एंजाइम जिस मृत चीज़ पर ये वृद्धि कर रहे हैं या जिस मृत चीज़ से भोजन लेना चाह रहे हैं, ये उस पर उस एंजाइम को स्त्रावित कराएंगे और फिर उससे लगातार कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते रहते हैं। नहीं समझे? देखिए समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई कवक पाया जाए या फिर रोटी का टुकड़ा, मान लीजिए रोटी का टुकड़ा है, इसके ऊपर कोई कवक आया तो कवक क्या करेगा, ये कुछ एंजाइम्स को, पाचक एंजाइम्स को स्त्रावित कराएगा। ये पाचक एंजाइम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक है उसको पहले छोटे कार्बनिक यौगिकों में बदलेंगे और जब वे छोटे कार्बनिक यौगिक बन जाएंगे तब ये उनको अवशोषित करके अपना भोजन लेता रहता है। तो जैसे रोटी के ऊपर फफूंद लग जाती है तो वो भी एक तरह का मृतोपजीवी का एग्जाम्पल होता है। या फिर जो डेड चीज़ें होती है, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीवधारी मर गया और वो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे उसकी जो लाश होती है सड़ती गलती रहती है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर और वायु के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु या कवक होते हैं, जो क्या करते हैं, उस लाश को सड़ाने का काम करते हैं। ऐसे जीवाणु या कवक को क्या बोलते हैं, अपघटक या मृतोपजीवी बोला जाता है। दूसरा इनमें पोषण है परजीवी। तो परजीवी, ये मान लीजिए जैसे हमारे अंदर एक बीमारी होती है रिंगवॉर्म या फिर दाद, तो उसमें जो है किसकी वजह से होता है, वो एक कवक की वजह से होता है। तो हम उस कवक के लिए एक होस्ट है, तो होस्ट है तो वो कवक क्या करता है, वो अपना भोजन हमसे लेता रहता है लेकिन हमको बीमार कर देता है। तो ये मान लीजिए कोई कवक है और ये वो कोशिका है जिस पर ये आक्रमण करने जा रहा है, तो इस कोशिका को क्या बोलते हैं, इसको होस्ट सेल या पोषक कोशिका बोला जाता है। तो ये इस पर आक्रमण करके अपना भोजन अगर ले रहा है तब इस प्रकार के पोषण की विधि को परजीवी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे कवक होते हैं जो कि परजीवी की तरह जंतु के ऊपर और पादपों के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ गेहूँ हो गया, तो गेहूँ पर भी एक बीमारी फैलाई जाती है पक्सीनिया के द्वारा, पक्सीन एक कवक होता है। सरसों पर बीमारी फैलाई जाती है एल्ब्यूगो के द्वारा। और भी बहुत सारे कवक होते हैं जो कि मनुष्य में, दूसरे जीवधारियों में, पादपों में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। वे सभी कवक किसकी तरह कार्य करते हैं, परजीवी। लेकिन कुछ कवक अच्छे भी होते हैं, उनमें आपस में भाईचारा होता है, तो वे सहजीवी कवक कहलाते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो मैंने पहले भी कराया था, लाइकेन, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले बताया था। तो लाइकेन जो होता है ये 2 जीवधारी के बीच का संबंध होता है। लाइकेन के अंदर एक तो पाया जाता है कवक और दूसरा पाया जाता है शैवाल, कवक और शैवाल। अब ये करते क्या है, अभी जो कवक होता है इसके पास माइसीलियम है जो कि ज़मीन के अंदर धंसा रहता है थोड़ा सा, तो ये ज़मीन के अंदर से लगातार जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता रहता है। साथ में जो शैवाल है इसके पास क्लोरोफिल है पर्णहरी में, तो ये क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करके अपना भोजन बना लेता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, तो कवक जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करके शैवाल को देता है। बदले में शैवाल भोजन बनाने के बाद थोड़ा सा भोजन इस कवक को भी दे देता है। तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता रहता है। इस प्रकार के संबंध को बोला जाता है लाइकेन या सहजीविता। यहाँ से अगर मैं कोई भी घटक को हटा दूँ, कवक को हटा दूँ तो शैवाल मर जाएगा, शैवाल को हटा दूँ तो कवक मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा दूसरा संबंध होता है कवक मूल, कवक मूल या जिसको बोला जाता है माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है, ये उच्च कोटि के जो पादप होते हैं, उच्च पादपों की जड़ों, उच्च पादपों की जड़ और कवक के बीच का ये संबंध होता है और ये पाया जाता है बच्चों पाइनस में। अब ये होता कैसे है समझिए जरा। मान लीजिए कोई पाइनस का पेड़ है, ठीक,
ये कोई पाइनस का पेड़ है, इस तरह से मान लीजिए ये पेड़ लगा हुआ है, इसमें जड़ें पाई जा रही हैं, ये इसकी जड़ें हैं। तो काफ़ी टाइम पहले इंग्लैंड में क्या किया गया, इंग्लैंड में ज़मीन पर पाइनस के जो पेड़ हैं उनको उगाने की कोशिश करी गई। तो वैज्ञानिकों ने प्लांट्स को लगाया पाइनस के, लेकिन हर बार उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती थी, या कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते थे या वो मर जाते थे। तो बहुत ज़्यादा फिर स्टडी करने के बाद में पता चला कि एक्चुअल में जो पाइनस के पेड़ होते हैं इनकी जड़ों के अंदर एक कवक पाया जाता है। तो अगर वो कवक नहीं होगा तो ये इनकी जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं होती है कि वो मिट्टी से जो भी खनिज पदार्थ है या फिर जल है उनका अवशोषण कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे कवक नहीं रखूँगा तो ये प्लांट कुछ टाइम के बाद मर जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। तो ये कवक लगातार मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते रहते हैं, और अवशोषण करने के बाद ये प्लांट को पहुँचाते रहते हैं। बदले में इनको प्लांट से भोज्य पदार्थ और रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। इस प्रकार का संबंध कहलाता है माइकोराइज़ा या फिर कवक मुक्त। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग कवक के अंदर जनन का प्रकार पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको आज हम लोग सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कवक जो होता है उसमें किस प्रकार के बीजाणु हैं, कौन सा वाला अंदर बनता है, कौन सा वाला बाहर बनता है, कौन लैंगिक बीजाणु है, कौन अलैंगिक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। हाँ तो बच्चों, हम लोग अब इसमें जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, कवक में जो जनन मिलता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जनन कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इनमें कायिक जनन 3 प्रकार का मिलता है बच्चों। कायिक जनन 3 प्रकार का होता है। पहला वाला द्विवी विखंडन या द्विवी विभाजन। द्विवी विखंडन या द्विवी विभाजन, इसमें क्या होगा, इसमें एक कोशिका होगी, जैसे कि ईस्ट होता है तो उसमें एक कोशिका है, ये विभाजित होकर 2 अपने जैसी नई कोशिकाएं बना देती हैं। इस प्रकार के जनन की विधि को द्विवी विभाजन बोला जाता है। द्विवी विभाजन केवल एकमात्र कवक में पाया जाता है जिसको ईस्ट बोलते हैं। और ईस्ट कौन से वर्ग के अंदर रखा गया है, बेसिडियोमाइसीटीज। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि द्विवी विभाजन कौन से वर्ग में होता है, तो ये होता है बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर, और उसमें भी कौन से मेंबर में, ईस्ट या सैकरोमाइसीज के अंदर द्विवी विभाजन पाया जाता है। तो यहाँ पर एक अगुणित कोशिका होती है जिससे समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, दूसरा विभाजन मुकुलन या बडिंग के द्वारा। तो ये विभाजन भी ईस्ट में ही पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवधारी में ही द्विवी विभाजन या मुकुलन हो सकता है। इसको इंग्लिश में बडिंग बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक ईस्ट है, इस ईस्ट के अंदर ये केंद्रक है। तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती है उस टाइम पर ईस्ट में एक छोटा सा एक उभार बन जाता है। इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होने लगता है, जिससे एक केंद्रक इस छोटे से उभार में चला जाता है और एक केंद्रक इसमें पीछे रह जाता है। फिर धीरे धीरे ये उभार वृद्धि करता रहता है, और जब बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो जाता है तो ये इस मेन कोशिका को तोड़कर या इससे अलग होकर जीवन यापन करने लगता है या अलग जीवधारी का निर्माण कर देता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है मुकुलन या फिर विखंडन। और तीसरा जनन है जो कि एक कोशिकीय कवक में नहीं पाया जाएगा, वो तंतुवत कवक में मिलता है, जिसको बोलते हैं विखंडन। इसको क्या बोलेंगे, इसको विखंडन बोलेंगे। तो विखंडन ईस्ट में नहीं पाया जाएगा, बाकी सभी कवक के अंदर विखंडन मिल सकता है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास एक माइसीलियम है, ठीक, या फिर कवक जाल है। तो ये गलती से मान लीजिए टूट गया, कई सारे भागों में टूट गया, इसके काफ़ी सारे भाग हो गए। तो इसमें हर एक भाग से नया कवक जाल या कवक तंतु बन जाता है। यही सब आगे चल के क्या बनाएंगे, नया कवक जाल या कवक तंतु बनाते हैं। तो इस प्रकार के जनन को क्या बोला जाता है, विखंडन। ये किस में मिलेगा, हमेशा तंतुवत कवक के अंदर। किस में नहीं पाया जाएगा, ईस्ट में नहीं पाया जाएगा।
तो ये हो गया कायिक जनन। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन। तो अगला प्रकार का जनन हमें पढ़ना है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन कवक के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के बीजाणु के द्वारा होते हैं और ये सभी बीजाणु अगुणित होते हैं। अब जो अलैंगिक जनन, इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, जो बीजाणु होते हैं, एक तो होता है चल बीजाणु, जिसको ज़ूस्पोर बोलते हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है चल बीजाणु, यानी ऐसा बीजाणु जो चल सकता है। तो इस बीजाणु में क्या पाया जाएगा, इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा और फ्लैजिला की हेल्प से ये तैर सकता है। तो अगर ये तैर सकता है तो कौन से कवक में पाया जाएगा, जलीय कवक के अंदर, क्योंकि जल के अंदर ही तैरने की ज़रूरत पड़ती है, तो सिर्फ ये वहीं पर पाया जाता है। और जलीय कवक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ में ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर भी बनते हैं। तो ये चल बीजाणु होते हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, और ये भी ध्यान रखना है ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है। दूसरे होते हैं अचल बीजाणु, जो कि चल नहीं सकते हैं, अचल बीजाणु। तो ये भी अलैंगिक बीजाणु ही हैं, लेकिन इनमें सिर्फ ये बीजाणु वाला पार्ट पाया जाएगा, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये चलन नहीं कर सकते हैं। तो ये अलैंगिक बीजाणु कहलाते हैं। इसके अलावा अलैंगिक बीजाणु और भी होते हैं, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है बच्चों, वो ट्रिक देख लीजिए ज़रा आप। उसकी ट्रिक ये रहेगी, आज कौन शोर करेगा, आज कौन शोर करेगा। तो यहाँ पे ए का मीनिंग है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर किस किस में पाए जाएंगे, एक तो एप्लेनोस्पोर में, यानी एचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर। दूसरे किस में मिलेंगे, ज़ूस्पोर या चल बीजाणु में, ज़ूस्पोर या चल बीजाणु। CON का मतलब यहाँ पे कोनिडिया, कोनिडिया। और यहाँ पे S का मीनिंग है स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के अलैंगिक बीजाणु होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक बीजाणु हैं और कौन सा नहीं है। तो सिर्फ ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं यही अलैंगिक होंगे, बाकी इनके अलावा कोई और लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो डेफिनेटली लैंगिक होना है। तो ये अलैंगिक बीजाणु हो गए हैं। इसके अलावा बीजाणु के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि एक बीजाणु का प्रकार आ जाता है कि बाहिरजात बीजाणु कौन से होते हैं, जो बाहर बनते हैं, या अंतर्जात कौन से होते हैं, तो उनको भी ज़रा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इसको नोट कर लिया, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद में हम लोग एक्सोजीनस एंडोजीनस जो बीजाणु हैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास में माइसीलियम है, कवक जाल है। इस कवक जाल में बच्चों क्या बनता है, इस कवक जाल के ऊपर एक डंडीनुमा संरचना बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, फलन काय बोला जाता है। तो ये क्या है, ये माइसीलियम है, माइसीलियम जो कैसा है, अगुणित है। इस पर ये जो बन रहा है इसको फ्लोटिंग बॉडी बोलते हैं या फलन काय बोलते हैं, और ये भी कैसा होता है, अगुणित होता है। अब ये आगे वृद्धि करके इसके ऊपर एक कवर बन जाता है, ये कवक जाल हो गया, ये फलन काय हो गया। फिर इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर एक कवर बन जाता है, इस कवर को बोलते हैं बीजाणु धानी या स्पोरेंजियम, बीजाणु धानी या स्पोरेंजियम। और इस बीजाणु धानी के अंदर बीजाणुओं का अगर निर्माण हो रहा है तो उसको बोला जाता है अंतर्जात बीजाणु। हाँ बच्चों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, मुझे बीच में जाना पड़ा। तो मैं क्या बता रहा था कि मान लीजिए कोई कवक जाल है, कवक जाल कैसा होता है, अगुणित। इस पर ये जो बना हुआ है फलन का, ये भी क्या होगा, अगुणित होगा। अब इस फलन काय के ऊपर अगर कोई कवरिंग पाई जा रही है, जिसको बीजाणुधानी बोलते हैं, इस बीजाणुधानी के अंदर अगर बीजाणु बन रहे हैं, अगर बीजाणुधानी के अंदर बन रहे, तब इस प्रकार के बीजाणु के जनन को
या बीजाणु के प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एंडोजीनस या अंतर्जात, जो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। और मान लीजिए दूसरा कोई मेरे पास में है, ये मान लीजिए कवक है, कवक जाल है। कवक जाल में फिर क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी या फिर फलनकाय बनेगा। तो ये मान लीजिए फलनकाय है, ठीक। अब इसके बाद में इसमें बीजाणुओं का सीधे निर्माण हो जाएगा। तो इसके ऊपर फलनकाय लगा हुआ है, तो ये हो गया फलनकाय। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है और इस फलनकाय की टिप के ऊपर, इसके शीर्ष पर बीजाणु लगने लगते हैं। तो इस प्रकार के बीजाणु के बनने की क्रिया ये क्या कहलाएगी बच्चों, बहिर्जात या एक्सोजीनस। तो समझे एंडोजीनस और एक्सोजीनस क्या है। अगर बीजाणु किसी कवरिंग के अंदर बन रहे हैं तो एंडोजीनस, अगर उस कवरिंग के बाहर बन रहे हैं तो वो एक्सोजीनस कहलाता है। अब कैसे याद रखें कौन सा एंडोजीनस बीजाणु होगा और कौन सा एक्सोजीनस होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है। तो इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि इसको याद करने की ट्रिक क्या रहनी है। कौन सा बीजाणु एंडोजीनस होगा और कौन सा एक्सोजीनस होगा। तो इसकी ट्रिक रहनी है, आज अंदर जाएंगे और कल बाहर आएंगे। तो यहाँ पे ए का मीनिंग है एप्लेनोस्पोर या एचल बीजाणु। दूसरे ए का मीनिंग है एस्कोस्पोर और इस जेड का मीनिंग है ज़ोस्पोर, जेड मीन्स ज़ोस्पोर। और अंदर का मीनिंग है यहाँ पे एंडोजीनस। तो ये तीनों प्रकार के बीजाणु एंडोजीनसली या बीजाणुधानी के अंदर बनेंगे, ये वाले बाहर बनेंगे। यहाँ पे कल का मीनिंग है कोनिडिया, बी ए का मतलब है बेसिडियोस्पोर और ये सभी बाहर बनेंगे। तो बाहर यानी कि ये एक्सोजीनसली बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है कि कौन सा एंडोजीनस होगा और कौन सा एक्सोजीनस होगा। इसके अलावा बीजाणु का एक प्रकार अभी और बाकी है, लैंगिक बीजाणु और अलैंगिक बीजाणु। तो आप पहले इसको नोट कीजिए। तो बीजाणु का अगला प्रकार देख लेते हैं, अलैंगिक बीजाणु और लैंगिक बीजाणु। तो अलैंगिक बीजाणु जो होते हैं ये फलनकाय में समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। ये हमेशा कैसे बनेंगे, समसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे। और कौन कौन से थे अलैंगिक बीजाणु, उसकी मैंने ट्रिक बता दी है कि आज कौन शोर करेगा। फिर लैंगिक की मैं ट्रिक बता दूंगा यहाँ पर। दूसरा होता है लैंगिक बीजाणु। तो लैंगिक बीजाणु जो होते हैं ये बनते हैं द्विगुणित माइसीलियम के ऊपर और इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, या ऐसे बोल लीजिए अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। और कैसे माइसीलियम पर बनेंगे, डिप्लॉइड वाले पर, द्विगुणित पर। क्यों, क्योंकि भाई 2n है और बीजाणु कैसे होते हैं n, तो 2n से n में आने के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें जो माइसीलियम है वो ऑलरेडी कैसा है, हैप्लॉइड है, तो उसमें हम क्या कराएंगे, समसूत्री विभाजन कराएंगे, जिससे क्या बनेंगे, अलैंगिक बीजाणु। तो अलैंगिक बीजाणु का तो मैंने कोड बता दिया है। लैंगिक बीजाणु कोड देख लीजिए। अलैंगिक का कोड था आज कौन शोर करेगा, फिर लैंगिक का कोड रहेगा सास या बहू। तो क्या रहेगा, सास या बहू। तो यहाँ पे एस का मतलब है सेक्सुअल स्पोर, एस का मतलब है एस्कोस्पोर, बी का यहाँ पे मीनिंग है बेसिडियोस्पोर, और यहाँ लास्ट में डबल ओ आ रहा है, इसका मतलब है ओ स्पोर। तो ये सभी कैसे बीजाणु हैं, ये लैंगिक बीजाणु हैं
जो कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। लैंगिक जनन के टाइम पर जो अलग अलग प्रकार के जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलियम के तंतु होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। मान लीजिए प्लस वाला स्ट्रेन है और ये जो दूसरा है इसके बगल में ये माइनस वाला स्ट्रेन है। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म। तो ये माइनस वाला मैं मान लेता हूँ। जब इनमें लैंगिक जनन होना होगा तो इनकी कोई एक कोशिका एक दूसरे के आसपास आ जाती है और वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ कर जाती है, यानी उनका संलयन हो जाता है। तो ये क्या है, इनके माइसीलियम है या हाइफी बोल लीजिए, क्योंकि एक को हमें क्या बोलना है, हाइफी बोलना है। अब इनके क्या हुआ, इनका यहाँ पर जीव द्रव्य का संलयन हो जाता है और संलयन होने से यहाँ पर ये दो केंद्रक अभी भी ऐसे ही पड़े हुए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, जीव द्रव्य का संलयन हुआ है। जीव द्रव्य के संलयन को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो यानी कि जीव द्रव्य, गेमी माने संलयन। तो पहले किसका संलयन होगा, जीव द्रव्य का संलयन होगा। संलयन होने के बाद कुछ कुछ कवक के अंदर होता क्या है कि तुरंत ही इनके केंद्रक आपस में फ्यूज़ नहीं करते और एक N+N संरचना बना लेते हैं। इस N+N संरचना को बोलते हैं डाइकैरियोन और ये अवस्था कहलाती है डाइकैरियोटिक फेज। इस अवस्था में क्या है, यहाँ पर N+N है। तो ये अवस्था किस किस में पाई जाएगी वो मैं यहीं बता देता हूँ। एक तो ये पाई जाती है बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में ये वाली अवस्था पाई जाएगी। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज। तो कुछ टाइम के लिए अवस्था इन दोनों के अंदर रहती है। बाकी जो कवक होते हैं उनके अंदर तुरंत ही जीव द्रव्य संलयन के बाद केंद्रक का संलयन हो जाता है। तो अगला जो स्टेप होगा उसको बोलेंगे कैरियोगेमी। कैरियो वर्ड यूज़ करते हैं केंद्रक के लिए और गेमी माने होता है संलयन। तो केंद्रक का संलयन कैरियोगेमी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज़रा किस तरह से संरचनाएं बनेगी। इनका जीव द्रव्य तो आपस में फ्यूज़ कर चुका है। अब होगा क्या, इनके जो केंद्रक है वो भी आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। तो ये इनका हाइफी हो गया। अब अंदर क्या होगा, अंदर इनके केंद्रक आपस में फ्यूज़ कर चुके हैं। अब मैं इस केंद्रक को बोल सकता हूँ ये कैसा हो गया है, ये 2N हो गया। पहले ये N+N था। ठीक है बच्चों, तो ये जो संरचना बनी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट या युग्मनज। और ये कैसा होता है, ये होता है बच्चों 2N। उसके बाद में इसमें चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति बन जाती है जो कि इसको बाहर के प्रतिकूल वातावरण से बचा के रखती है। इसको बाहर के प्रतिकूल वातावरण से ये बचा के रखेगी। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें चारों तरफ एक दृढ़ आवरण बन जाएगा जिसके अंदर इसका केंद्रक बंद रहता है। अब इस संरचना को क्या बोलना है, इसको जाइगोस्पोर बोलना है, जाइगोस्पोर। और ये कैसी संरचना है, ये अभी भी 2N ही है। तो ये है तो युग्मनज या जाइगोट ही, लेकिन इसके चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति बन जाती है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो मियोसिस जब भी होता है वो 2N संरचना में होता है और 2N संरचना में होने पर वो क्या बनाता है, बहुत सारी अगुणित संरचनाएं बनाता है। तो ये यहाँ पर बनेंगे इसमें बीजाणु। ये बीजाणु कौन से होंगे, लैंगिक बीजाणु। क्यों, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बने हैं। फिर यही बीजाणु वृद्धि करके नया माइसीलियम बना देते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप क्या रहना है, प्लाज्मोगेमी, पहले जीव द्रव्य का संलयन होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप जो किसी किसी में पाया जाता है कैरियोगेमी, ठीक। उसके बाद में तीसरा स्टेप अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस। तो ये होता है इनका लैंगिक जनन का प्रकार।